आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बड़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है। अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको न कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे, कि सरकार हमेशा ये बताती है कि हमने भुगतान इतना किया है।
कि हमने 9 वर्षों में गन्ना मूल्य में इतनी बढ़ोतरी कर दी। सवाल यह कि आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया 9 साल में, 10 साल में। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से। और फिर जो डील में ढील दी गई है, उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है, उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो अभी क्लियरिटी के साथ नहीं पता है किसी को। खबरें आ रही हैं कि बहुत सी चीजें आएंगी, ऐसा आएंगे, फीड आएगा, एनिमल फीड आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या होगा? केवल एक ही नहीं, गन्ने के अलावा आलू, धान या अन्य फसलों के लिए जो एमएसपी की बात की थी, जो गारंटी देनी थी, लीगल गारंटी एमएसपी की, वो आखिरकार सरकार ने कहां दे पाई? और आय दोगुनी कर देंगे। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई है, क्या किसान की आमदनी बढ़ी, आय बढ़ी, क्या किसान वहीं का वहां रुक गया आर्थिक रूप से? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो, और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के। और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें? जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप? फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने उन जनपदों में, जिन जनपदों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबद्ध किया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्यक्रम को बनाने की एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके, ये इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास का निर्माण हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। रोड सेफ्टी की दृष्टि से, रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ साथ अगर कोई घटना, दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में इसके लिए की है। और प्रदेश के अंदर मेडिकल के सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी मिड टेक की स्थापना हो, इसमें एआई, रोबोटिक आदि की हम सहायता से देश प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, नए जनपदों में उपलब्ध करवा सके। इसके लिए
वर्तमान में हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक SGPGI लखनऊ में और दूसरा IIT कानपुर के साथ मिलकर के राज्य सरकार इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें कार्य हमारा चल रहा है और हमने इसमें धनराशि की व्यवस्था भी की है। और फिर हेल्थ सेक्टर तो कहां पहुंचा दिया है। घटनाएं समय समय पे हमें आपको देखने को मिलती हैं। अस्पतालों की जो हालत है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे PSC, CSC, इनकी सीधी सीधी मंशा और नियत ये है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठप पड़ जाए, जिससे लोग प्राइवेट में ही इलाज कराए जाकर के। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उनको कितना सपोर्ट किया है सरकार ने। और जो खबरें मिलती हैं उसमें यही मिलती हैं कि अस्पतालों की दुर्दशा दिखाई देती है। मेडिकल कॉलेज जो शुरू किए, नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं, इलाज कहां है। मान लीजिए एम्स बने यूपी में 2, दिल्ली के अकेले एम्स को न जाने कितना बजट मिला है। सरकार बताए कि इनके 2 एम्स को क्या बजट मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के एम्स दोनों जो बने समाजवादियों की सरकार के समय पर, उनको बजट कितना मिलने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में MMR, IMR, स्टंटिंग, न जाने कितने इश्यूज हैं जो डेटा दिखाई देता है। अभी सुनने में मिला है जो कई जिलों में गलत दवाई दे दी, मैनपुरी में, बगल के जिलों में, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। कफ सिरप का किस्सा हम और आप जानते ही हैं। जब तक वो खत्म होती कहानी, तब तक लेव 52 की कहानी आ गई। एडल्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर है। फूड एडल्ट्रेशन में नंबर 1। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने E-क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में C-मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु, यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनको ब्याज न लेना पड़े जहां वह कर्ज के नीचे दबे, उसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और कामकाजी महिलाओं के लिए हम लोग हर जनपद स्तर पर उनके लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का विकास का निर्माण कर सकें, इस दिशा में भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। विमेन अनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं तो यूपी में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था पुलिस को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है। पुलिस का हाल तो यह हो गया है, इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। जब FIR ही दर्द होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर FIR न दर्ज करने की शिकायतें। पहले पुलिस तथा अपराधी 2 टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल।
अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं। यूपी में संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल पंप सेट को, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था। हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की, लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं। उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जानते होंगे कि कितनी मुफ्त बिजली मिली उन्हें। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना है। उस विभाग और उस विभाग से संबंधित लोगों का झगड़ा तो आपने देखा ही है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये उदाहरण पेश किया है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने, ये स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। हमारे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर सप्ताह स्क्रीनिंग करने के लिए और उपचार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी हर पीएचसी स्तर पर लगते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां उपस्थित होकर के ये सुविधा वहां उपलब्ध करवाते हैं। ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस पे कार्य हुआ है और उसी कार्य की दिशा में आज के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया है और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था ने, आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में। इसमें 6,000 डॉक्टरों, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। पीएचसी, सीएचसी में तो डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो पर्याप्त प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास। कैंसर इंस्टीट्यूट की हालत तो आप जानते ही हो। कह रहे हैं कैंसर के संबंधित जो दवाइयां उनको सस्ता करेंगे। दिल्ली वाले भी कह रहे हैं हम सस्ता करेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम सस्ता उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, उसको अगर किसी ने 10 साल में बर्बाद किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों का इलाज मुफ्त और अच्छा इलाज हो पाए, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों को इलाज मिल पाए। जो बजट के प्रावधान हुए हैं, इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक
यानी शक्ति नगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसी तरह एक्सप्रेसवे, डबल लेन का एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री जी खुद एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का 7,000 करोड़ का, और फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस सरकार में, आप उसकी हालत देख लो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनते ही टूट गया था, पूर्वांचल में आज भी रिपेयरिंग चल रही है। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है एसेट क्रिएट करने का, लेकिन ये सरकार लाभ देने के लिए एसेट्स को बेचती है। ये एसेट नहीं क्रिएट कर रही है, एसेट्स को बेच रही है। तभी हमारे साथी ने कहा कि पीपीपी पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पीपीपी है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसेट बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपने बेच दिया। कहने को कह रहे डेयरी में हम नंबर 1 है। चर्चा तो होती है, चर्चा हो रही है, चर्चा होगी। अभिभाषण शानदार था, उपलब्धियां सरकार की शानदार है। महामहिम जी ने उस उपलब्धि को सदन में रखा है और दोनों सदनों के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष के आधार पर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर विकास की योजनाएं बनती। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ है ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। देखिए, विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, गरीब कल्याण के लिए काम होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा, अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का काम होगा। लेकिन अब सैफई महोत्सव नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी मुख्यमंत्री जी परसों मेरे जनपद सीतापुर में थे। 100 करोड़ रुपए का बजट अभी पास किया गया है। इस बजट में भी नैमिष धाम के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए, लेकिन यही पिछले साल के भी बजट में था। वहां पे ये पोषण है, विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वहां पे इतनी आस्था रखते हैं। जनपद सीतापुर का हमारा गौरव है वो नैमिष धाम, और वहां पे गांठी लोलो गड्ढे हैं। आज की तारीख में आज जाके अभी जानकारी करा लें, सरकार के लोग सड़क पर हैं जी। मतलब वहां जाने के लिए आपने पैसा तो पिछले बजट में भी पास किया, इस बजट में भी पास किया, तो लेकिन वहां पे काम कोई नहीं हुआ। इसकी जानकारी करा लीजिए, नेता सदन बैठे हुए हैं, ये आदेश करके अधिकारियों से अभी पूछ सकते हैं। वहां कोई भी काम नहीं शुरू हो रहा है, जबकि वो इतना जरूरी काम वहां पे होना है, क्योंकि आज पूरी दुनिया से लोग वहां पे, हर देश के लोग आते हैं। तो ये भी मेरी एक अपील है, बहुत जरूरी, इसको भी मैं समझ रहा हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य नीलकंठ उसके ऊपर चर्चा रात 8 बजे तक चली। आज भी इस राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी और ये चर्चा कल तक चलेगी। कल आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी सोमवार से बजट ये खोखला बजट जो उन्होंने पेश किया है, जो दिशाहीन है, पूरी तरह से सरकार को, अपने किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को हर तरह से निराश किया है और इसकी जवाबदेही हम सदन में विपक्ष विरोध करने के लिए ना, सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ी होता है। इसका काम है विरोध करना, सरकार का काम उसका जवाब है। वो ज्यादा पढ़ना जानते हैं क्या? आप उनसे पूछ लो, क्या आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके आए हो? AI पे मैं बोलने जा रहा हूँ आज। मैंने नियम 300 में लगाया है, आप पूछिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबकी इनकी चुप्पी साध गई, क्योंकि ट्रम्प जो पूरे देश दुनिया में तबाही सी मचाए हुए हैं, वो ट्रम्प के कारण इनके, हमारे यहाँ पश्चिम में बोलते हैं मचूका होता है जो बैल अगर चलता है तो किसी के अगल बगल के उसमें मुंह ना मार ले, तो मचूका लग गया इनके। अब कुछ बोल नहीं पा रहे, शांत हैं बेचारे।
वैसे बहुत दुर्गति लोकसभा में भी हो रही है इनकी, लेकिन यहाँ पे भी निश्चित मानिए जनता तय कर रही है, इनको उखाड़ के फेंक देगी इस बार। डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 9वां बजट पास हुआ है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का, ये प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए ये बजट खुशहाली का बजट। मैं आप सब के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वह नौजवान पूछ रहा है जो गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के रोजगार पाता है, अपने परिवार का पेट पालता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है जो मुंबई की सड़कों पर जाकर के टैक्सी चलाता है, वो कह रहा है मेरी घर वापसी कब कराओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों पर पटरी का व्यवसाय करता है उसको उसके प्रदेश में, उसके जिले में रोजगार कब मिलेगा, या पूछ रहा है। छात्र पूछ रहा है उसको नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी आप कब दोगे। छात्र पूछ रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है वो पूछ रहा है कि उसको नौकरियों की व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की, नौकरियों का सृजन क्यों नहीं किया, भर्तियां निकालने की बात क्यों नहीं करी गई। किसान पूछ रहा है कि जब वो खाद मांगता है तो पुलिस का जवान लाठी मारता है, उसको खाद की व्यवस्था कब करोगे। तो निश्चित रूप से ये जो 9,12,000 करोड़ का जो बजट है इसमें वित्तीय अनुशासन नहीं है, इसमें एक भी एम्स या SGPGI जैसे हेल्थ के सेक्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई सुविधा देने का काम नहीं किया गया है। कोई भी रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी नहीं की गई, चाहे हेल्थ हो या कोई भी हो, इस पर रिसर्च सेंटर के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।